ओम शांति। गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं आपकी यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और हम आपको प्रोत्साहन देंगे कि जो भी सेशंस चलते हैं उसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ड्राइंग या फिर आप नोट करना चाहते हो तो नोट जरूर कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल रहता है ये हमें। बाद में भी आप जब उसको दोबारा देखेंगे तो ये ग्रास्प करने को, धारण करने को बहुत इजी रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी स्टोरी के साथ। स्टोरी नहीं है लेकिन छोटा सा कुछ मैसेज आता है इस उदाहरण से। कई लोग जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने सुना होगा ये। तो एक इंसेक्ट था, इंसेक्ट यानी कीड़ा, और ये कीड़े को एक पिग यानी सुअर के बैक पे छोटा सा एक मिट्टी का लंप मिला। माना मिट्टी का छोटा सा एक लंप मिला और वो उस लंप पे अपना घर बना रहा था, छोटा सा। ये कीड़ा घर बना रहा था तो उतने में एक ईगल आती है दूर से, चील। उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उसने बोला कि मैं यहाँ घर बना रहा हूँ। तो उसने कहा चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे को दुनिया दिखाता हूँ। हम क्लाउड्स के ऊपर से जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर से जाएंगे और ऊंचे से देखेंगे कि ये दुनिया कैसे दिखती है। हाँ, वहां कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, हम ऊंची उड़ान भरेंगे और हम आपको दिखाएंगे। तो उसने कहा बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अभी तो मैं बिजी हूँ घर बनाने में, आप नेक्स्ट वीक आना। तो उसने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ। तो नेक्स्ट वीक वो आया, फिर से ईगल आया, चील आई। और चील ने कहा आओ चलो मैं दिखाता हूँ आपको दुनिया ऊपर से कितनी अच्छी दिखती है। उसने कहा अच्छा, अभी ना मेरे को एक एक्स्ट्रा लैंड मिला है, माना एक्स्ट्रा मिट्टी का पोर्शन मिला है, और मैं वहां पर थोड़ा फेंसिंग कर रहा हूँ, मेरे को लैंड एक्स्ट्रा मिला है। वो सुअर की पीठ पे छोटे से मिट्टी के पोर्शन को कहता है मेरे को एक्स्ट्रा लैंड मिला है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर रहा हूँ। आप ऐसा करो 2 हफ्ते बाद आना, तब तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं 2 वीक्स के बाद आता हूँ। तो फिर से वो आया 2 वीक्स के बाद में। उसने कहा कि चलो आओ मैं तुम्हारे को दुनिया दिखाता हूँ। कहता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे भी बहुत दिल है तुम्हारे साथ दुनिया देखने का ऊपर से, लेकिन अभी मेरे नए नए पड़ोसी आए हैं तो मैं थोड़ा सेटल हो रहा हूँ। सेटल हो जाऊंगा ना फिर करूंगा, माना फिर आपके साथ आऊंगा ऊपर, ऊंची उड़ान भरूंगा। तो ये कहानी इधर में खत्म होती है। और मैसेज ये है इस कहानी में कि जो कीड़ा है वो हमेशा नीचे ही उलझा रहेगा। उसके पास हमेशा एक के बाद एक कुछ ना कुछ हमेशा होगा करने को, या कुछ बात होगी या कुछ होगा। लेकिन जो चील है, जो ईगल है, वो कभी भी कीड़े के स्तर पर नहीं आएगा। उसकी जो चेतना है, इसकी कॉन्शियसनेस है, वो कभी भी कीड़े के स्तर पर नहीं आएगी। वो हमेशा ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। जो कीड़ा है उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना इतनी लो है, वो कभी भी ऊपर नहीं आएगा। वो हमेशा नीचे ही उलझा रहेगा और उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज रहेगा, कोई ना कोई उसके पास बहाना रहेगा नीचे ऊपर ना उड़ने के लिए। और ईगल कभी नीचे नहीं आएगा। तो हमको जल्दी से जल्दी इस ईगल कॉन्शियसनेस में आना है, यानी इस चील की कॉन्शियसनेस में। नीचे की हमारे को चीजों में नहीं उलझना है। हमारी दुनिया नीचे नहीं है, हमारी दुनिया है ऊपर, उड़ने के लिए है।
तो हम इसको याद रखेंगे, जहां पर भी है, जैसे भी है, हमें ऊंची उड़ान वहीं से स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं कि हम तो लेट आए हैं या हमको अभी पता चला है। आपको जब भी पता चला है, जैसे भी पता चला है, आपको यहीं से ऊंची उड़ान भरनी है। तो ये मैसेज सबको पहुंच गया होगा। तो हम अगर किसी का कोई सवाल है, कल से आपके अनुभव हैं, कोई आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये सही समय होगा शेयर करने के लिए, ताकि हम सारे सवालों का जवाब देके फिर आगे बढ़ेंगे क्लास में। आपको हम अनम्यूट करते हैं थोड़ी देर। जी, किसी को कुछ बात करनी हो, शेयर करना हो, तो अभी कर सकते हैं। चैट पे मैसेज आ रही है कि उनकी यात्रा अच्छी चल रही है। अगर कोई अपना अनुभव बताना चाहे तो जरूर बताइएगा। तो आपके अनुभव से दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का, वो भी एक सेवा हो जाती है। चलिए, हम योगेंद्र भाई से सुनेंगे उनकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। उन्होंने एक आइडिया दिया था कि कान खींचना जब भी दे अभिमान में आए। योगेंद्र भाई को सुनाई दे रहा है? ओम शांति। बढ़िया चल रहा है। क्या भी आपको जो बताया हुआ है, आपने कल की बात बहुत सही से कराई कि कैसे जहाँ पे अनुभव भी होता है वहाँ पे उसको अनुभव होता रहता है, और कैसे भौतिक और गैर भौतिक चीज़ों के बारे में आपने बताया बहुत अच्छी तरह से बताया। बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आपने जो बताया कि अनुभवी के अनुभव के बारे में जो बातें बताई आपने कि जैसे हम जैसे बोलते भी आप हैं कि थोड़ा जैसे सा रात में। अपना माइक माइक अपने शायद थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और आवाज थोड़ा तेज कर सकते हैं। हाँ दीदी, जैसे आपने बताया ना कि जैसे अनुभवी जो है, जहाँ अनुभव होता है वहाँ अनुभवी मौजूद होता है। जी तो जैसे हम रात में बोलते हैं कि भाई हम रात में जैसे सोए और सुबह फ्रेश होकर उठते हैं तो हम बोल देते हैं कि भाई आज तो बड़ी अच्छी नींद आई है। तो जब हम सो रहे थे तो उसको कौन फील करा कि तुम्हें अच्छी नींद आई हुई है ना। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि ये अनुभव करने वाला वहाँ मौजूद था तो उसको पता लग गया कि हाँ कौन सो रहा है कौन जग रहा है। हमारा ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव के बारे में बताया। अच्छा लगा बहुत ही अच्छा। और वो जो अच्छा। आपने जो जो 90 साल का जो एज का जो बताया गया था कि उसको 12 साल पहले की उनको याद है सारी बातें, तो ये तो 4-5 साल में साइंस के मुताबिक तो ये 4-5 साल में मेमोरी खत्म हो जाती, तो फिर किसको याद था कि ये 12 साल पहले तो कैसा शरीर था, ये क्या किया हमने। ये सारी बातें आपकी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू योगेंद्र भाई। योगेंद्र भाई ने एक शेयरिंग किया अभी कि जब हम नींद से सो के उठते हैं, कई बार इतना अच्छा सोते हैं और हम कहते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छा सोया। तो आप तो सो रहे थे, तो कौन कह रहा है कि मैं आज बहुत अच्छा सोया? तो वो कह रहे हैं कि ये जो सोल है वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा सोया, क्योंकि शरीर तो सोया हुआ था, उसको थोड़ी ना पता वो कैसा सोया। तो ये भी एक पुष्टिकरण है कि ये सब कुछ करने वाली सब कुछ आत्मा है, सोल है, सूक्ष्म है, और सब कुछ कर वही रहा है। तो ये हमारे को थोड़ा अच्छे से समझना है इस बात को। किसी और का कोई शेयरिंग हो या कोई चैट पे टाइप करना चाहता है? कईयों के मैसेजेस आ रहे हैं चैट पे। हम एक और चीज कहेंगे कि ड्रामा हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है। ड्रामा कैसा भी होगा, हम अच्छे रहे, ये हमारी प्रैक्टिस है। क्योंकि ड्रामा में तो बहुत कुछ होएगा, ड्रामा बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होएगा भी। लेकिन हम क्या भी ड्रामा हो, हम ड्रामा को ड्रामा की तरह देखें।
ड्रामा से हम डर नहीं जाए, क्योंकि ये ड्रामा है, हूबहू ड्रामा है, ये अभिनय का मंच है। हम पहले हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, तो हम इस ड्रामा में जी रहे थे, अपने आप को सोच ही रहे थे कि मैं अकेला हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन हम ये नहीं है, हम हैं, हम केवल यहाँ पर एक्टिंग के लिए आए। अकेला एक पार्ट का नाम है। जब अकेला नहीं भी थी तब भी सोल था, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो ये हमको समझना है। ड्रामा से ड्रामा अच्छे से आए नहीं, लेकिन हम क्या भी सिचुएशन हो, हम ड्रामा को ठीक से डील कर लें। उसको ड्रामा की तरह देखेंगे तो ये एंटरटेनमेंट लगेगा। अगर ड्रामा की तरह नहीं देखा, यही मेरी जीवन है, तो आप बार बार डरते रहेंगे, कभी यहाँ शेर आएगा, कभी चीता आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, कोई व्यक्ति आएगा, तो उसमें परेशान रहेंगे। तो किसी और का कोई शेयरिंग हो, अनुभव हो? ओम शांति अखिला सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी, पिछले दिनों हमने काफी चॉर्निंग किए थे इसी के ऊपर। तो आया था कि बाबा का जो ज्ञान है, जैसे हमारे सामने ना पूरा एक रहस्य खोलता है, और वेरी इंटरेस्टिंग। इसको अगर हम ढंग से समझते हैं, क्योंकि हमने ज्ञान में इतनी साल चले, पर अंदर लगता था बाबा बोलता है ड्रामा, बाबा सब कुछ ये जो रिट्रीट में आप बोल रहे हैं, सब कुछ बाबा ही बोलता है। कार्टून शो बाबा बोलता है, टॉम एंड जेरी का शो बोलता है, ड्रामा है, परिवर्तनशील है, तुम एक्टिंग करने आए हो, तुम मुसाफिर हो, बाबा बोलता है। लेकिन हमें कभी कभी लगता है कि हम कभी उसके गहराई में गए ही नहीं। पर ये रिट्रीट जैसे हमारे लिए एक आंख खोलने वाली थी कि इतना परिवर्तन, मतलब ज्ञान का समझ, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं इसको हमारा अपना चॉर्निंग है कि एक छोटा बच्चा जिसको कुछ भी समझ नहीं है, एक खिलौना, उसमें चाबी लगाने से वो खिलौना ताली ताली मारेगा, खिलौना, हाँ, जो टॉय है। लेकिन वो अगर रोए कि ये ताली क्यों मार रहा है, ये नाच क्यों नहीं रहा है, बट उसका वो तरीका ही, उसमें प्रोग्रामिंग ऐसे है कि वो नाच, वो ताली मारेगा, ताली बजाएगा। और ऐसे हमें खाली अगर बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, पर ड्रामा का जो रियल मीनिंग, ड्रामा मीन्स ये ड्रामा परिवर्तनशील है। ड्रामा का हर एक सीन लिखा हुआ है, मतलब वो एक सीन बाय सीन लिखा हुआ है। और फिर ये ड्रामा पूरा अलग सी दुनिया है, और आत्मा का दुनिया, आत्मा का दुनिया, आत्मा के अंदर का खजाना, उसका दुनिया, मतलब वो एक अलग सी रियलिटी है। वो हमारा अविनाशी सत्य है। और ये जो ड्रामा है वो विनाशी सत्य है, ये पल पल बदलने वाला। ये जब गहराई में हमारा उतरेगा नहीं, तब हम ज्ञान को लाइफ में जब तक नहीं समझेंगे, भले हम इसका भी कितना भी रट्टा मार ले, कितना भी मुरली का 4-4 पेज का मुरली को लिख के भी सुना ले, लेकिन इससे स्व परिवर्तन तो नहीं होगा ना। बट ये हमें समझना होगा कि जैसे हम लेट तो नहीं करा रहे हैं आपको। नहीं नहीं, प्लीज आप बोलिए। तो जैसे द्वापर के बाद, एज पर ड्रामा, ड्रामा के अनुसार आत्मा जब घुस जाता है, मतलब अपने सत्य स्वरूप को भूला, और अपना एक गलत पहचान को मतलब वो जो ड्रामा का जो कॉस्ट्यूम है, जो रोल है, उसको अपने अपना समझ लिया। फिर पहला जन्म में जितना भी डर भय, वो धीरे धीरे बढ़ता गया। द्वापर में फिर भी कम था, एक कलयुग के अंत में उसके अंदर उसका एकदम 100% हो गया। तो कितना ना दर्द भय परेशानी ईर्ष्या, इसी में वो जीता है। और हमें कभी कभी लगता है जैसे एक अंधेरे कमरे में बैठ के आप जो भी करोगे, आपको हर जगह आपको धक्का लगेगा। हमने ऐसे अपना चॉर्निंग किए थे। ऐसे हम जब बाबा का श्रीमत, अपना सत्य स्वरूप सब कुछ भूल जाते हैं, हमारा हाल ऐसे होता है जैसे अंधेरे कमरे में, इसी को ही विक्रम बोलते हैं। हम कितना भी दान पुण्य कर ले, कितना भी किसको अच्छा बोली बोल दें, लेकिन ये सारे एक रावण बुद्धि से हो रहा है, गलत पहचान से, और उसका नतीजा हमेशा नीचे हमारे जो उतरती कला में हमें लेते गए। पर अभी हमें समझना होगा,
दिस इज द बेस्ट टाइम 5000 वर्ष में। अभी सीरियसली अभी परमात्मा आया है, ये हमारी एकदम गहराई में उतर जाए कि परमात्मा आया है। ये कोई गुरु महात्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है। और दूसरी है ये जो समय है, संगम युग का समय, कि ये एक ही समय होता है जब परमात्मा आके हमें एक ही समय में, हम ईश्वर का संतान है, हमें अपना सत्य स्वरूप में टिका के वो हमारा पिता है, वो पहचान देता है। और तीसरी बात कि वो जो ज्ञान देता है उसको श्रीमत बोलते हैं, श्रेष्ठ मत कहते हैं। वो श्रीमत पे जब हम चलने लगते हैं तो हमारा भाग्य जैसे मतलब वो पहली वाली बात का कुछ भी नहीं रहेगा। जितना जितना आप उसी में डूबोगे, धीरे धीरे देखना कि आपके अंदर, क्योंकि श्रेष्ठ मत से चलने, हमारा बुद्धि का, ये बुद्धि का योग है। बुद्धि में और एक और सुंदर सुंदर जो बाबा की मत मत जो है वो हमारी बुद्धि में आ रहा है। मतलब हम जो रियल लाइफ में आके एक्टिंग करते हैं, हम अपना पहली वाली कर्म मतलब संकल्प बोल कर्म सब बदलता जाता है अगर हम सीरियसली इसको समझ के चलते हैं। तो हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ होगा। और करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतनी टाइम अगर मेहनत करते हैं, 21 जन्म का भाग्य अपने आप बिना मेहनत हमें 21 जन्म तक मिलेगा। तो इसी को ही बाबा बोलते हैं, तुम सोजरे में आ जाते हो, परमात्मा के ज्ञान में आए। और परमात्मा को ही सिर्फ बाबा और श्रीमत, इसके अलावा तुम्हारी बुद्धि में अगर कुछ भी ना हो, तुम्हारा भाग्य तो एकदम जैसे वो लाइट के दुनिया। और लाइट में बैठे, जैसे हम बोले, अंधेरे में बैठ के जो करेंगे हमें धक्का लगेगा। पर जब हम एकदम लाइट में रहते हैं, परमात्मा और श्रीमत, तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ तो होना ही है। और ये टाइम अगर थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करते हैं, आगे को परमात्मा का जो इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, वर्षा 21 जन्म का ऑटोमेटिक बाबा लिख देता है हमें ऑटोमेटिक, क्योंकि परमात्मा का संतान को परमात्मा का ही वर्षा मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर, जैसे बाबा ने एक मुरली में बोले कि रावण जो है वो मिथ्या है, रावण जो है वो विकार है, मतलब जो दुर्बुद्धि बोलते हैं ना, गलत बुद्धि को ही रावण बोलते हैं। वो बुद्धि से बुद्धि को जलाते हैं, आप देखिए दुनिया में, है ना। ऐसे शरीर जो है वो भी जो झूठ है उसको भी जलाते हैं। लेकिन उसी बुद्धि से जब वो कोई मतलब जैसे राम या श्री कृष्ण जैसे कैरेक्टर बनता है, उसका देवता वो पुतला बना के हम यादगार बना के अब तक पूजा कर रहे हैं। तो ये इसको समझना होगा, खाली बुद्धि का योग है। हम जितना जितना परमात्मा के बात बात पे चलेंगे, हमारा इसी जन्म में रह के अब से शुरू हो जाएगा, हमें इतना सुख मिलेगा। बाबा बोलते हैं ये धर्म तुम्हें बहुत सुख देगा। ये इसको एक्सपीरियंस करने का दिस इज द बेस्ट टाइम। ये करेंगे, आगे को सतयुग में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो हमें लगता है ये संगम युग का हर पल, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि इसको हम कहाँ लगा रहे हैं, हम कैसे, कितना बाबा बोलते हैं जमा करते हो। तो हम इसको दूसरी ड्रामा की बातों में उसको ऐसे बहा रहे हैं या उसमें जमा कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, सच में हमें कभी कभी लगता है हर एक को इस राइट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। और थैंक यू अखिला सिस्टर, आप लोग जो रिट्रीट करते हो, हमें तो ये जान देने वाला काम किया हमेशा ना। हमने जब वो रिट्रीट अटेंड किए, हमारी आंख भर आती है कि इसकी वजह से जैसे हमें जान मिली, क्योंकि सच में हमने बहुत तरसते भगवान के लिए। तो ये चलते फिरते आपको परमात्मा का अनुभव होता है कि यस वो मेरे साथ है, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ठीक है सर से अखिलेश। थैंक यू नयनतारा बहन, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल बहुत ही क्लियर और स्पष्ट शब्दों में अपना चर्निंग बताया कि आपके फीलिंग्स क्या हैं और आपके लिए ज्ञान कितना महत्व रखता है, बिल्कुल ही जैसे सोझरे मिलाने जैसा। तो थैंक यू सो मच। हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस पे चलेंगे, अटेंटिव होके बैठेंगे और इस प्रैक्टिस को समझ लेंगे। ये प्रैक्टिस केवल ये है कि हमें सत्य में आना है। और आज जैसे बाबा ने मुरली में कहा, 1 सेकंड की बाजी है ये, हम उस 1 सेकंड की बाजी में खेलेंगे और उस सबसे ऊंची श्रेष्ठ चेतना में आएंगे
तो हम अटेंटिव होके बैठेंगे, कंफर्टेबली बैठे लेकिन अटेंशन के साथ बैठे। हम देखते हैं वो गोल्डन रेड लाइट, और सेल्फ को वहां पर देखते हैं, यानी आत्मा वहां पर है एक पॉइंट के रूप में। या आप उसको एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे अदृश्य है लेकिन प्रेजेंट है। ये घर है जहां कोई बाउंड्रीज नहीं है, बेहद का घर है। हम उस सत्य को देख रहे हैं जो अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सत्य हमेशा रहेगा। साइलेंस है यहाँ और स्टिलनेस है। ये घर है जहाँ ट्रू फैमिली, सच्ची फैमिली रहती है, सच्चे पिता रहते हैं, और ट्रू होम है, सच्चा घर है। यहाँ कोई ड्रामा की हलचल नहीं है। समय से परे है ये दुनिया, हमेशा स्थिर, ऐसे ही। कुछ भी यहाँ परिवर्तन नहीं होता। एंडलेस दुनिया। और यहाँ जो फैमिली रहती है, सब के सब पॉइंट्स हैं। ये लोग हैं जो पॉइंट्स के जैसे दिखते हैं। लविंग है, लवली है, और सब के सब भगवान समान है। बच्चे समान भी और भगवान समान भी, यानी बच्चों जैसा इनोसेंस, भोलापन, और भगवान समान विजडम यानी समझदारी। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है इनका। समझदार भी है और भोले भी है साथ ही साथ। ये दुनिया है जहाँ कोई दुख नहीं है, सॉरोलेस। देह अभिमान से परे, यहाँ किसी की देह नहीं है। कर्मेंद्रिय के रस सब नीचे, यहाँ कुछ नहीं। इच्छा से मुक्त दुनिया है। सब के सब एक दूसरे से ज्यादा प्यारे हैं। जिसको देखो वो बहुत प्यारा है, इतने प्यारे कि संकल्पों में भी किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं कर सकते, उकसाने पर भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। ऐसी फैमिली यहाँ रहती है। और सबसे सुंदर बात इस दुनिया की, यहाँ कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता।
कितनी वंडरफुल बात है। तभी इसे एटर्नल वर्ल्ड कहते हैं, जहां किसी का ना आदि है ना अंत है, हमेशा से उनका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। यहाँ सच्चा पिता रहता है, निस्वार्थ है, हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा होली, पावन, वाइजेस्ट है, सेंसिबल है। क्यों सेंसिबल है? क्योंकि वो हमेशा सत्य में रहता है। अगर कोई सत्य में है तो वो सेंसिबल का काम कर रहा है, समझदारी का काम। रिचेस्ट, यहाँ खजाने भरपूर हैं, अविनाशी खजाने। यहाँ सोल जैसे इटर्नल प्रिंस है, राजकुमार है। सब संपूर्ण है, परिपूर्ण है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यहाँ कभी किसी को कोई मिस नहीं करता, कोई लैक नहीं करता, किसी की कोई जरूरत भी नहीं है। नो नीड्स। यहाँ सुंदर साइलेंट संबंध है। समानता है, इक्वालिटी। यहाँ जैसे सोल जागृत हो जाता है कि ये उसकी दुनिया है और वो कहानी से बिल्कुल स्वतंत्र है। उसे समझ आता है नीचे तो परफॉर्मेंस चल रहा है, अभिनय है और कुछ नहीं। चाहे वो दुनिया हो चाहे ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जागृत है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनका काम है सुख देना और सुख लेना। अगर सपनों से भी ज्यादा सुंदर दुनिया है तो वो ये है। वंडरलैंड एक बहुत अच्छा नाम है इसका। अद्भुत दुनिया, कल्पना से भी परे की दुनिया, प्रेम का संसार। वो है ये सोल वर्ल्ड। जैसे इस प्रैक्टिस को खत्म करते हैं, हम याद रखते हैं ये सबका अविनाशी सत्य है, सभी का। थैंक यू। तो कल हमने देखा कि जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है देह अभिमान। हम देह अभिमान में आ जाते हैं, और देह अभिमान कहने के लिए हम इसको कहते हैं कि देह, देह से संबंधित चीजें, देह से संबंधित पदार्थ, देह से संबंधित लोग। लेकिन इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। हर चीज हमने देखा, जहां से भी हमने अपनी पहचान बनाई है, जहां भी हमें बुरा लगता है, वहां पर देह अभिमान है। कल हमने जैसे उदाहरण दिया कि कर्टन्स का, किसी ने कुछ बुरा बोला तो मुझे, किसी ने कुछ कर्टन्स को बुरा बोला तो मुझे बुरा लगता है, यानी यहाँ पहचान है। तो जहां कहीं भी पहचान बना रखी है आपने,
वहां आपको जरूर बुरा लगेगा, या फिर हम ऐसा करें, अगर बुरा लगता है तो वहां पहचान है। तो ये देह अभिमान बहुत ही डीप मीनिंग है इसका, केवल मोटा मोटा मीनिंग नहीं कि देह से संबंधित चीजें और लोग। फिर हमने देखा कि ये जो देह अभिमान है ये इस दुनिया के आधार पर है, और ये दुनिया ही जब अविनाशी है, सॉरी विनाशी है, अनप्रेडिक्टेबल है, अप्रत्याशित है और खत्म होने वाली है, तो इसके अंदर जो भी चीज है, जितना भी आप देह अभिमान बनाएंगे, सबका सब चकनाचूर हो जाएगा, सबको चकनाचूर होना है। तो जितना भी हमने मैंपन लगा रखा है, उतना ज्यादा सौरो, उतना ज्यादा दुख है। अब हमने ये देखा, उस दिन हमने कैमल और एलिफेंट की स्टोरी देखी, ऊंट और हाथी की। तो अगर कैमल की नाक ठीक नहीं है तो उसको स्टोरी में ऐसा ही होना है, ऐसे ही वो स्क्रिप्ट आगे बढ़नी है, लेकिन उसकी नाक के आधार पर जो एक्टर है उसके पीछे, वो अगर वो पहचान बनाएगा तो केवल दुख मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने स्वमान में रहेंगे कि आप कौन है, तो आपको वो भी एक अम्यूजमेंट लगेगा, यानी कि वो भी एक एंटरटेनमेंट लगेगा। कैमल की नाक ठीक नहीं है, तो कई लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपने ऊपर भी बहुत हंस लेते हैं, उनको देह अभिमान नहीं होता उस पर्टिकुलर चीज में, तो उनके लिए वो खुद भी एंटरटेनमेंट होते हैं और दूसरों को भी एंटरटेन कर देते हैं। तो ऐसे ही ये है। हम आपके साथ एक और स्लाइड शेयर करेंगे, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आएगा अभी, कि कल से हम यहाँ फर्दर आगे चलेंगे। एक मिनट रुकिएगा। अब आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, ये कल हमने कवर किया था। जो देह अभिमान है बहुत सारी भिन्न भिन्न चीजों के आधार पर हो सकता है। अब आपको जितना भी जहां पर भी आपने मेरा लगा रखा है, जहां भी जिसको भी आप मेरा मेरा कहते हैं, ये एक असुरक्षा की फीलिंग लेकर आता है। असुरक्षा यानी आपको हमेशा हम डर लगा रहेगा, कहीं ये खो ना जाए, कोई टूट ना जाए। लेकिन जब ये मेरा पहचान बन जाती है, मैं में परिवर्तित हो जाता है, तो ये जो असुरक्षा भी कहीं ज्यादा दुगनी हो जाती है, दुगनी तिगनी मल्टीप्लाई हो जाती है, गुना हो जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा पेन है, हाँ, फिर अगर मैं पहचान बनाऊं, आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करूं पेन के आधार पे कि मैं इस पेन की मालिक हूं, ये होता है पहचान बना लेना। पहले ये सिर्फ मेरा पेन है, पर अब मैंने पहचान बना ली है इसके आधार पर। तो ये जब पहचान बन जाता है, तो ये हमारी जो परेशानियां, जो असुरक्षा है, उसको भी बहुत मल्टीप्लाई कर देता है। देखिए, जहां ये आई होता है, आई यानी मैं, ये ईर्ष्या लेके आता है, क्रोध लेके आता है, तनाव लेके आएगा, और इन सब का नतीजा फाइनली उदासी ही मिलेगी। तो इन सब का जो परिणाम है वो सैडनेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम अपने मन का एक चित्र खींचे ना, हमने अपने मन की फोटो खींचे, सबको ये दिख रहा है ना स्क्रीन? अगर हम ये मन की अगर फोटो खींचे, तो देखिए मन की फोटो हमने खींची है, ये मन की फोटो ऐसे निकलती है। सबको दिखाई दे रहा है, ये मन की फोटो है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे आईज हैं, बहुत सारे आईज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का आई है, और यहाँ पर एक छोटा सा लाल रंग का आई है। तो हम समझेंगे मन की फोटो के अंदर ये क्या है। ये देखिए, ये एक आई, आप बता सकते हैं कौन कौन से आई है, आप चैट पे टाइप कर सकते हैं। ये एक आई है, मैं इस BMW कार की मालिक हूँ, मेरे बच्चे सबसे अच्छे हैं, हमारे तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, और क्या हो सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, हाँ, मेरे पास सबसे अच्छे ब्रीड का डॉग है, मेरा स्टाइल सबसे अच्छा है। हम ये भी कह सकते हैं, किसी ने जवाब दिया मनी, मेरे पास बहुत पैसा है, मनी के आधार पर पहचान है,
किसी की पहचान आइडियाज के, मेरे जो आइडियाज है ना सबसे बेस्ट रहते हैं, अल्टीमेटली मेरा ही आइडिया काम करता है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, बुद्धि का अभिमान, हाँ, ये एक पहचान बुद्धि के आधार पे बहुत सारी। और इन सब आई के बीच में ना एक आई होगा जो बहुत बड़ा आई होगा। सभी के जीवन में आप अपने आप देख सकते हैं कौन सा आई बहुत बड़ा है, यानी एक पहचान जो होगी वो बहुत बड़ी होगी, बाकी सब छोटे छोटे उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, और एक बड़ी पहचान होगी। जैसे कि मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल हूँ, स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, यूनिवर्सिटी में तो शायद डीन होते हैं, मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, ये एक बहुत बड़ा आई होगा मेरे जीवन में। और मेरी सारी दुनिया, ये बाकी सारी जो आई जो है ना मैपन, वो सारे इसके आसपास घूम रहे होंगे, बच्चे, ये वो, पैसा, जो कुछ भी है। अब इन इतने सारे आई के बीच में जो रियल आई, जो सोल कॉन्शियस है, जो सच्चा मैं है, वो गुम हो जाता है कहीं छोटा सा। जब हम स्टोरी से गुजर रहे होते हैं, यानी कि जब हम गोल्डन एज और सिल्वर एज में होते हैं, सत्युग त्रेता में, तो ये सब कुछ भी नहीं होता, केवल ये रेड वाला आई होता है और कुछ नहीं होता। क्योंकि चाहे आपको कितने ही वैभव हो, कितना ही पैसा हो, कितना ही बंगला गाड़ी, जो कुछ भी होता है उस समय का, जो कुछ भी होता है, तो आप केवल इसको स्टोरी समझ के गुजरते हैं, ये स्टोरी है और आप निकल जाते हैं यहाँ से। किसी चीज के आधार पर ये आई नहीं क्रिएट करते, ये काला वाला आई नहीं क्रिएट करते। लेकिन जो अभी क्या हो रहा है, ये इसके आधार पर, इस दुनियावी चीजों के आधार पर ये आई क्रिएट करते हैं। और हम इस आई को, ये ब्लैक वाले आई को हम एटर्नल बेगर कहते हैं। एटर्नल बेगर यानी कि शाश्वत, सदाकाल का भिखारी, भिक्षु, क्योंकि ये मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। जैसे जैसे समय आगे चला जाता है, आगे जाता जाता है, ये आई बड़े बड़े होते जाते हैं, ये छोटे आई है ना, ये सब बड़े बड़े होते जाते हैं, और एक बड़ा आई और भी बड़ा हो जाता है, तो बड़े होते जाते हैं। यानी कि जैसे कि बच्चे अभी क्लास में फर्स्ट हुए, अगली बार वो कलेक्टिव स्कूल इवेंट में फर्स्ट आना है, उसके बाद उसका आई और बड़ा, फिर आप स्टेट लेवल पे फर्स्ट आइए, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट आना है, तो ये आई बड़ा होता जाता है। आज हम क्या कहते हैं कि भारत का सारा टूर कर लिया, अभी हम यूरोप टूर पे चलेंगे। सब यूरोप टूर पे होकर आ गए, बहुत खुशी से होकर आ गए, आराम से बैठे। अभी ये आई और बड़ा होगा, अभी वर्ल्ड टूर पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे भी होके आ गए, अब क्या करें, वर्ल्ड तो खत्म हो गया, वर्ल्ड टूर पे होके आ गए, अभी अभी मून पे जाने का प्लान। तो ये आई जो है डे बाय डे बड़े थे बड़ा होता ही जाता है, होता ही जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं एटर्नल बेगर। इसको 10 टाइम्स ज्यादा भी मिल जाए फिर भी ये सेटिस्फाई, कंटेंट नहीं होता, संतुष्टता नहीं होती, ये और मांगता ही रहेगा, नेवर एंडिंग है ये, खत्म नहीं होता। और इसी के मुकाबले जो हम सोल को एटर्नल प्रिंस कहते हैं, एटर्नल प्रिंस यानी कि फॉरएवर राजकुमार, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भरपूर है। तो ये है जो आईज जो बड़े होते जाते हैं, तो देखा क्या जाता है कि कई जो तानाशाह होते हैं ना, तानाशाह यानी डिक्टेटर्स, कई कंट्रीज को डिक्टेटर्स रूल करते हैं, तो इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े ईगोज होते हैं, बहुत बड़े देह अभिमान होते हैं, पैसे का देह अभिमान, सेना का देह अभिमान, आर्मी का, पावर का देह अभिमान, इतने देह अभिमान होते हैं इनके जीवन में। तो आप देखेंगे जितने तानाशाह, उनकी जो मृत्यु भी फिर ऐसे ही होती है, बड़ी सैड मृत्यु होती है, क्योंकि पूरे जीवन देह अभिमान में जो जिया है, इतने सारे देह अभिमान है, उनकी जीवन ही मिजरेबल होती है, दुखों से भरी हुई, उनकी फिर अंत भी मिजरेबल ही होती है। एक पाश्चात्य संगीतकार थे जिनका नाम है जॉन लेनन। जॉन लेनन नामक एक संगीतकार थे, म्यूजिशियन, और इनका जो बहुत ऊंचाई पे चले गए, ये बहुत ऊंचाई पे, यानी कि हर कोई उनको सुनना चाहता है, उनका बहुत लार्जर देन लाइफ, बहुत बड़ी इमेज हो गई थी, इतना ज्यादा इमेज हो गई थी कि इवन साइंटिस्ट लोग भी उनके बारे में, उनका उदाहरण देते थे या उनकी चर्चा करते थे, साइंटिस्ट लोग भी। तो इतना ज्यादा देह अभिमान हो गया था, तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा
कि आपको कैसा लगता है, इतनी ऊंचाई पर हैं आप। कहते मेरा लाइफ टॉर्चर है। टॉर्चर यानी बिल्कुल दुखों से भरा हुआ, पीड़ित, टॉर्चर है। उनको पता है, उसका कारण भी वो ईगो है, वो बताते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ईगो है, इतना ज्यादा ईगो हो गया था। वो म्यूजिशियन है, कोई भी म्यूजिक बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन उनका देह अभिमान इतना बड़ा हुआ कि उनको लगा कि कोई अगर म्यूजिक बनाए तो उससे पूछ के बनाए। अगर पूछा तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब आप अलाउ कर देंगे। नहीं पूछा तो उनको देह अभिमान आता है, म्यूजिक कैसे मेरे से बिना पूछे बनाया। म्यूजिक तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इतना ज्यादा घमंड, घमंड कहें, दे अभिमान कहेंगे हम इसको, इतना ज्यादा हो जाता है। अब भाई माइकल जैक्सन भी सब जानते हैं, माइकल जैक्सन का लार्जर देन लाइफ इमेज इतना बड़ा कि उनके जब शोज होते थे, तो इतनी भीड़ कि पुलिस को बुलाना पड़ता था वो कंट्रोल करने के लिए। ऑलमोस्ट भगवान के जैसा दर्जा था, एक उनकी ग्लिम्स, झलकी देखने के लिए लोग तरसते थे। तो उनसे एक बार उनके इंटरव्यू में पूछा कि आपको इतनी ऊंचाई पे तो बहुत मजा आता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। उनका जवाब था, मैं बिल्कुल अकेला, आई एम टोटली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला। और सभी को पता है फिर मृत्यु भी इनकी, क्योंकि वो इतने अकेले थे, तो उनको परफॉर्मेंस करने के लिए भी जो ड्रग्स का सहारा लेके परफॉर्मेंस करना पड़ता था, क्योंकि हंसने परफॉर्मेंस देंगे तो हंसेंगे ना, आप थोड़ा स्माइल तो करेंगे, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, म्यूजिशियन है, उसके लिए भी उनको उसका सहारा लेना पड़ता था, मेडिसिन का, ड्रग्स का सहारा लेके वो करते थे। और फिर उनका, सब जानते हैं कि उनका जो एंड भी था वो ओवर डोसेज ऑफ ड्रग्स की वजह से हुआ। तो उनका लाइफ मिजरेबल होता है और अंत भी बहुत मिजरेबल होता है। ट्रस्टी बनकर रहते हैं, ट्रस्टी की एनर्जी ही अलग होती है, ट्रस्टी की एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। आप उसको जो भी अगर क्रिटिसिज्म भी है आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये जितना भी हमारे मन में चिंतन चलता है ना, आप देखेंगे रावण सारा समय आपकी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, सारा समय आपका जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो देह अभिमान के ऊपर ही आ रहे हैं। साइक्लिकल थॉट्स, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यही चलता रहता है, सारा समय यही चलता रहता है। इवन जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तब भी जो है हमारे थॉट्स जो होते हैं, हम साइक्लिकल थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं सत्य के आधार पर, वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये थॉट्स हमारा दिमाग खराब करने वाले थॉट्स होते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो है, यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है। आप टाइप कर सकते हैं। किसी का एक सवाल आया है कि अगर कोई हमको गलत करता है, झूठ बोलता है, तो हमको कैसे एक्सेप्ट करना है ऐसे लोगों को, और हमको उस समय लगता है कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। ये एक सवाल आया है कि कोई गलत बोले या झूठ बोले तो उनको कैसे एक्सेप्ट करना है। हम आपको यही बोलेंगे कि राइट नाउ हमको पूरा जो करेक्शन है अपने ऊपर करनी है। कोई झूठ बोलता है या इस तरह से रॉन्ग करता है, ये उसका प्रॉब्लम ज्यादा है, आपका प्रॉब्लम कम है। अगर आप देखेंगे ये भी देह अभिमान है, ये झूठ बोलना, ये सब देह अभिमान के लक्षण होते हैं। तो दूसरे का देह अभिमान आपको केवल 10% अफेक्ट करता है, लेकिन आपके खुद का देह अभिमान आपको 90% अफेक्ट करता है। तो दूसरे क्या कहते हैं, हम उससे थोड़ा ठीक रहेंगे, प्रोवाइडेड हम अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दें, हमारे को उनसे इतना प्रभावित नहीं होना। और हम नहीं होंगे अगर हम अपना करेक्ट दिशा में चल रहे होंगे।
तो ये उनका प्रॉब्लम है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो करते हैं तो वो उनका है, हम अपने तक सीमित रखते हैं अपने आप को, और हम राइट पाथ पे चले, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जवाब दे सकते हैं अगर आपको ये ठीक लगा हो, या आप कुछ ऐड करना चाहते हो इस पे। ओके सिस्टर। जी ओम शांति। हम कल ये बताएंगे कि ये अगेन द ड्रामा का जो समझ ना यहाँ हमें मदद करता है कि जब ड्रामा का पॉइंट हमारी क्लैरिटी आ जाती है बुद्धि में, फिर दूसरों को भी हमें रहम दिल बनना नहीं पड़ता है। तब हमें लगता है कि उसका ड्रामा में ऐसे लिखा हुआ है, उसका डायलॉग है, उसका रोल है, जो भी वो कर रहा है लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। वो तो सोया हुआ सोल है, हाँ? पर हम तो है ना, जागृत है ना। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, जागृत आत्मा को मतलब परमात्मा का नॉलेज, इसको राइट समझ है, जो जागृत है वो हर चीज को बड़ा ड्रामा को ड्रामा करके देखता है। तो दूसरों के लिए उसके मन में कभी भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगा। तो जी हमें तो ऐसे ही मदद करता है। हम इस तरह के इसको रियल लाइफ में एप्लीकेशन करते हैं। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी मन शांत होने लगा है और उसको जागृत होके देखते हैं, जो पहला वाला पुरानी स्वभाव संस्कार बंद होके फिर आपका मुरली के हिसाब से नई स्वभाव संस्कार को लाइफ में लाना, उसको प्रैक्टिस करने में बहुत इजी हो जाता है। थैंक जी यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ड्रामा का पॉइंट, एक और चीज है यहाँ पर, अगर कोई हमको झूठ बोलता है, देखिए ईगो को कैसे आइडेंटिफाई, ईगो तो आप समझ गए हैं, जहां से भी हमारे को पहचान है वहां हमें बुरा लगता है, तो जहां जहां बुरा लगे ध्यान रखिए वहां कोई ना कोई आपका ईगो छुपा है, देह अभिमान छुपा है। तो ये आ, आप उसको पहचान के उसको काटें। पहली बात है पहचानना देह अभिमान। अगर आप देह अभिमान पहचान लेते हैं, ये आधा प्रॉब्लम आपका यहाँ दूर हो जाता है। देह अभिमान को पहचानना बड़ी बात है, तो अगर आप पहचान ले तो ये आपका आधा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाता है। और जो आपने बोला कि कोई झूठ बोलता है या कुछ ऐसा बात करता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, यहाँ कहीं ना कहीं हमारा देह अभिमान छुपा हुआ है, तो उसको भी हमको पहचानना है कि यहाँ है, हमको इसको क्लियर करना है। एक हेलो दूसरा दीदी, ओम सवाल। शांति। जी जब भी हमको कोई बात बुरी लगती है, कोई जी भी बात, किसी की भी बात, चाहे कोई घर में आया है, चाहे घर वाला है, चाहे कोई बाहर है, चाहे मार्केट में है, हमें जब भी कोई बात बुरी लगती है, इसका मतलब उसमें हमारा देह अभिमान है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो हमारा देह अभिमान के कारण ही हमको कोई बात बुरी लगी है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपका हमारा खुद का देह अभिमान है, इसीलिए हमको बुरा लगता है। उनको हाँ उसको पहचानना है हमको। और फिर क्या करना है, पहचानने के बाद भी एक दो सवाल और आए हैं, अभी हम उसका आंसर करते हैं। हाँ पहचानने के बाद क्या करना है हमको, सोल हाँ कॉन्शियस की यहाँ पर एक्यूरेट प्रैक्टिस करनी होती है। जितना जितना हम ये सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं एक्यूरेटली, हम अपना जो है इनर डायनेमिक्स, बीज रूप से सोल को क्लीन कर रहे हैं। यानी सोल जो बीज है वहां से इनर डायनेमिक्स हमारी क्लीन होती है। जितना हम इस सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में आता जाते हैं, हम 5 मिनट करते हैं, एक ईगो जाता है, फिर 5 मिनट करते हैं, एक और ईगो जाता है, ऐसे ऐसे करके एक एक ईगो कटता जाता है। अब आपको ये चिंता नहीं करनी है कि कौन सा ईगो जा रहा है, कौन सा ईगो काटना है, इसको पहले करूं, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको केवल पहचानना है यहाँ पर है, और जितना आप नीचे से ड्रामा लेवल पर उसको कंट्रोल कर सकते हैं वो कीजिए। और दूसरा, हम ये प्रैक्टिस द्वारा वहां से कट करते हैं, तो दोनों तरफ से आप इसको ठीक करते हैं। नीचे से भी आप पहचान के थोड़ा ज्ञान के आधार पे कंट्रोल होता है, दूसरा ये प्रैक्टिस करते हैं। और इस प्रैक्टिस में आपको ये नहीं देखना है कि ये ठीक हो रहा है, अभी ये करना है, अभी वो, क्योंकि आज आप एक काटेंगे कल दूसरा आ जाएगा। अगर आप देह अभिमान को एक एक करके काटेंगे, लेकिन सीधा सोल कॉन्शियसनेस पे आइए, जब हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो क्लीन होता जाता है। आपको क्लियर है किरण बहन?
हाँ क्लियर है, बट सोल कॉन्शियस पे आने में भी थोड़ा देखिए हमारे बहुत को, practice- देखिए वही हम यही बोल रहे हैं, 1 मिनट की बाजी है ये। आप वो 1 मिनट एक्यूरेट प्रैक्टिस कीजिए, सोल कॉन्शियस माना उस अनुभव में आ जाइए। और दूसरी बात, हम ये एक और ढंग से एक चीज आपको बताएं कि सभी इसको नोट कर सकते हैं। आपके पास केक है, आपके पास गोल्ड है, सोना भी है और केक भी है। अब आप गोल्ड और सोने को अगर मिक्स कर देंगे, ना आप केक खा सकते हैं, ना आप सोने का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही रोल अलग है, सोल अलग है, अखिला अलग है, सोल अलग है। तो जब आप सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें, साथ में, मैं अपना केस बता रही हूँ, अखिला को साथ में लेके नहीं जाना है, सोल जाएगा ऊपर। सोल को देखते हैं हम ऊपर, हम इस रोल को नीचे ही छोड़ के जाते हैं और सोल को देखते हैं बिल्कुल क्लीन, परफेक्ट। इसको मिक्स मत कीजिए। ये देह के रोल, देह से रिलेटेड चीजें ये बिल्कुल अलग है और सोल बिल्कुल अलग है। हम क्या करते हैं कि जब हम जाते हैं ना, नॉर्मली बता रहे हैं, वो नीचे का सब कुछ लेके जाते हैं। इसको इसने ऐसा किया, अखिला को ये किया, वो किया, तंग किया, वो कुछ बोला, ये सब कुछ ऊपर लेके जाते हैं। इसको छोड़ के जाएं आप। तो याद रखें ये दोनों अलग है, इसको अलग करके देखें। और ऊपर सोल कॉन्शियस सोल होगा, अकेला सोल कॉन्शियस नहीं हो सकती, सोल ही सोल कॉन्शियस होगा। समझ आए आप टाइप कर सकते हैं अगर आपको समझ आया हो। तो एक और नीचे यहाँ सवाल आया है कि उसी सवाल का कंटिन्यूएशन है कि सेल्फिश पीपल, हाँ, सेल्फिश पीपल जो होते हैं वो सेल्फिश, हम कहेंगे वो सेल्फिश भी नहीं है। जिसको हम स्वार्थी, सेल्फिश, वो सेल्फ को ही नहीं जानते तो सेल्फिश कैसे होंगे? वो उनका ट्रू सेल्फिशनेस भी नहीं है। तो आप, हमारे को सारा दूसरों से ध्यान हटा के सारा ध्यान अपने ऊपर करेक्ट करना है। उसी में हमारी भी भलाई है और दूसरों की भी भलाई है। तो दूसरे क्या करते हैं उसकी परवाह नहीं करनी है। और धीरे धीरे जैसे हम इस प्रैक्टिस में आते हैं, हम छूट जाएंगे। ज्ञान की हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन जब तक होमवर्क नहीं किया तो पूरी तरह हम कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान की बात भी हम काफी कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क करना है वो इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, केक और गोल्ड को मिक्स मत कीजिए। जो रोल है वो अलग है, सोल को लगाना है, सोल कॉन्शियस होना है। किसी एक और का सवाल आया है कि दीदी थोड़ा एक विचार सागर मंथन क्या होता है, जो बाबा हमें करने के लिए कहते हैं। विचार सागर, विचार सागर बाबा के मुरली के बेसिस पे होता है। आप कोई भी पॉइंट लेके उसको आप अनुभव में लेकर आए, फील करके देखें कि वो क्या हो रहा है। और ये स्टार्ट होता है, जैसे हमारे को जितना समझ आता है, ये स्टार्ट होता है कि हम कुछ मुरली के पॉइंट्स लिखें, कुछ मुरली के पॉइंट्स रिमेम्बर करें और उसको हम बार बार रिपीटेडली अगर हम लेकर आए अपने ध्यान में, क्या कहना चाह रहे हैं बाबा, तो वो रिपीटेडली वो करने से हमारे को उसका डेप्थ में समझ आता है। डेप्थ में उसके मीनिंग, ये अनुभव में आने लगता है, हमारे को उसको और समझ आने लगता है। लेकिन हमारे को वो पॉइंट्स याद होनी चाहिए कि बाबा क्या कह रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़े, वो पॉइंट्स को याद रखें। और दिन में जब भी आपको समय मिले उन पॉइंट्स को एक बार सोच के देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको उसकी समझ, गहराई से समझ आने लगेगा। आप जवाब दे सकते हैं, या अगर कोई और कुछ ऐड करना चाहे तो जरूर कर सकता है। ये कंसंट्रेशन, जी बिल्कुल, ये पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन लेकर आता है, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज ही, प्रैक्टिस ही पूरी अटेंशन और कंसंट्रेशन पर है। तो जब हम एकाग्रता से करते हैं तो ये एकाग्रता डेफिनेटली हर फील्ड में और पढ़ाई में भी बहुत काम आती है। इवन छोटे बच्चे जब करते हैं इस प्रैक्टिसेस को,
काफी हेल्प करता है उनको। और सबसे बड़ी बात है, एक निश्चिंतता आती है इससे। ये ड्रामा है, ये नॉलेज से आपको एक निश्चिंतता आती है, और उस फ्री माइंडसेट से आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप ग्रास्प बहुत ज्यादा होगा आपको। क्योंकि यूजुअली लोग प्रेशर में पढ़ते हैं, हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे सोच में पढ़ते हैं, तो ये सारी सोच खत्म हो जाती है और हम फोकस करके पढ़ते हैं। तो एक उदाहरण देंगे। आज एक नया टॉपिक है जो हम कवर करना चाहते थे, आज नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये आधा अधूरा रह जाएगा, और कल एक दिन का हमारा ब्रेक है, हम उसको मंडे ही स्टार्ट करेंगे। संडे कल नहीं रहेगा क्लास, परसों रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, अगर आधा से नहीं करेंगे वहीं से मंडे से ही स्टार्ट करेंगे। और काफी गुह्य और सूक्ष्म बातें हैं, वो भी हम थोड़ा समझेंगे। कर्मों की फिलॉसफी समझेंगे, जैसा हमने अभी तक समझा है वैसा नहीं, कुछ डिफरेंट तरीके से हम इसको समझेंगे, उसकी गहराई को समझेंगे। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था गर्जिफ, गर्जिफ नाम थे। और वो जो है वो ऐसे रिट्रीट्स रखते थे। रिट्रीट माना ये ऑनलाइन रिट्रीट नहीं, लेकिन जैसे लोग दूर दूर से आते हैं ना आश्रम में, उस तरीके का वहां पर सबको बुलाया जाता है और कुछ दिन वहां रहते हैं। और जैसे मधुबन में जाते हैं 1 हफ्ते के लिए रिट्रीट वगैरह या कोई क्लासेस के लिए, उस तरह की रिट्रीट्स लगते थे। स्पिरिचुअल रिट्रीट, हाँ, आध्यात्मिकता के बेसिस पर वो रिट्रीट रखी जाती थी। और बहुत से लोग, मतलब बहुत फेमस रिट्रीट होता था, और उनके रिट्रीट को अटेंड करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से यहाँ वहां कहाँ से आते थे, पैसे दे के आते थे। इतना ज्यादा उनका डिमांड था रिट्रीट का कि बहुत लोग पैसा खर्च करके आते थे। और ये जो शास्त्रवाद है, ये 2 लोगों को पैसा दे के बुलाते थे, खास 2 लोगों को पैसा दे के बुलाया जाता था। तो ये खास 2 लोगों के पास एक बहुत अच्छी, एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और उसी के लिए उनको बुलाया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कौन सी विशेषता होगी जो ये पैसा देके उनको बुला रहे हैं, और बाकी लोग पैसा देके वहां आते थे, और ये 2 लोगों को पैसे देके बुलाते थे। तो क्या लगता है आपको, क्या वो वर्चू होगा उनमें, क्या खूबी होगी जो वो पैसा दे के बुलाया जाता था उन लोगों को, तभी जब ये सब लोग आते थे? आप टाइप करके बता सकते हैं, क्या लगता है क्यों बुलाते होंगे? नहीं, कोई जवाब नहीं है किसी के पास में? ज्यादा आई थिंक धन होगा, हाँ, या ज्ञान होगा। राइट, ज्यादा ज्ञान होगा उनमें, उनका ऑरा अच्छा होगा। हाँ, और किसी ने जवाब दिया है दूसरों को तंग करने के लिए। और कोई अगर ट्राई करना चाहता है? ओके, तो ये जो फिलोसोफर हैं, किसी ने ठीक जवाब दिया कि उन 2 लोगों को पैसे दे के बुलाते थे, और ये 2 लोग बहुत ही एक्सपर्ट थे लोगों को इरिटेट करने में और गुस्सा दिलाने में। तो क्यों उनको बुलाया जाता था जब ये सब लोग आते थे? तो इन दोनों को इसीलिए बुलाया जाता था कि लोगों को समझ आए उनका ईगो कहाँ कहाँ पर है। कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, इरिटेट करेगा, तो उनको समझ आएगा कि आप किस लेवल पर हैं अभी। तो उनको अपने लेवल पे रखने के लिए, ताकि उनको वो एनवायरनमेंट मिले कि वो अपना ईगो निकाल सके, इसलिए वो बुलाते थे उनको। ये कौन कितना सहन कर सकता है और कितना शांत रह सकता है उन लोगों के साथ भी। तो हमारे को किसी को पैसा देके बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रामा अपने आप ही हमारे को ऐसे लोग भेजती है, ऐसी परिस्थिति भेजती है जो हमारे को बार बार एनॉय करते हैं,
तंग करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो ये ड्रामा सिचुएशन से आप फायदा उठाइए। उसको ये मत देखिए कि अरे ये क्यों ऐसा परेशान कर रहा है, लेकिन इससे फायदा उठाइए। देखिए कहाँ कहाँ आपका ईगो छुपा है, वहां से हमारे को उसको कट करना है, इसका फायदा उठा के कट करना है। पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम रुकते हैं। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है, तो हम नया टॉपिक नहीं उठा सकते हैं, तो हम यहाँ प्रैक्टिस पे जाएंगे और इसको समझेंगे। इसके पहले आपसे कुछ शेयरिंग सुनना चाहेंगे, कोई शेयर करना चाहता है? किसी का कोई सवाल हो? चलिए हम इसको फिर से एक बार इस प्रैक्टिस में आते हैं। प्रैक्टिस हमारी इम्पोर्टेंट है। किसी का सवाल है यहाँ पर? तो सवाल है कि हम यहाँ पर जो तन मन धन लगाते हैं, जो भी भाग्य बनाते हैं, वो स्टोरी या ड्रामा से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या रियल पुरुषार्थ करेंगे? यहाँ जो हम ड्रामा में जो तन मन धन लगाते हैं, वो ड्रामा का अगला पार्ट हमारा अच्छा हो इसके लिए लगाते हैं। लेकिन ये ताकि हम हेवन में पहुंच जाएं, सत्युग में पहुंच जाएं। लेकिन वो सभी को मौजूद है, वो एटर्नल हेवन, वो शाश्वत हेवन जो है वो सभी को मिलता है। तो वो दुनिया हमारी, देखिए कलयुग से लेके सतयुग तक ये ड्रामा का पार्ट है। सतयुग भी ड्रामा का पार्ट है, वो भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा है। तो ड्रामा में हम आज इस वक्त ऐसे करते हैं कि ड्रामा के आधा कल्प हम मजे से रहें, आधे कल्प से भी ज्यादा मजे से रहें। तो यहाँ जो कुछ लगाते हैं वो ड्रामा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो अगली स्टोरी हमारी अच्छी हो इसके लिए करते हैं, और स्टोरी को हम स्टोरी की तरह देखते हैं, ताकि हम स्टोरी को स्टोरी की तरह देखें, और फिर हमारा जो नेक्स्ट हाफ हम देर तक सुखी रहें। लेकिन हम ये बोलेंगे कि ये सारा कुछ, जो कुछ भी हम इस वक्त करते हैं, ये हमारा जो अल्टीमेट एम है, वो है हमारे को बिल्कुल सोल कॉन्शियस में होना। आप कितनी भी सेवा कीजिए, अगर सोल कॉन्शियस नहीं हो पाए आप, तो ये फेल ही माना जाएगा ना। सोल कॉन्शियस होना है, जो अल्टीमेट एफर्ट है वो है हमारा कि हम ये रावण को कट करें। हमारा जो भी ये सेवा है, ये धारणा है, ये मुरली, ये सब का अर्थ यही है, ये देह अभिमान एक एक करके कट हो जाए। हमारा एक ही पर्पस है, चाहे आप इसको सोल कॉन्शियस होना बोलो, चाहे आप इसको ईगो काटना बोलो। देह अभिमान कट गया तो सोल कॉन्शियस है। तो हमारा पर्पस है सोल कॉन्शियस होना। तो अगर आप जितना सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप ऊपर तो आराम से जाएंगे ही, लेकिन आपको नेक्स्ट जो ड्रामा लेवल पर जो आपको स्टोरी में आपको अभिनय का भाग मिलेगा, वो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। क्या मैंने ये एड्रेस किया आपका? आपको कोई फर्दर आप पूछना चाहते हो तो आप फिर से टाइप कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ है हमारा नेक्स्ट ड्रामा लेवल अच्छा रहे। राइट, तो जवाब आया है। चलिए हम इस प्रैक्टिस में आते हैं। अगर हम ईगो हटा देते हैं, ये रावण जीरो कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली यानी हम परमधाम लायक भी हैं, सूक्ष्म वतन लायक भी हैं, गोल्डन एज लायक भी हैं। देवता लायक बोलिए, गोल्डन एज लायक बोलिए, ऑटोमेटिकली सारा पुरुषार्थ है इस देह अभिमान को कट करना। इसको पहचानिए ये कहाँ कहाँ छुपा हुआ है और इसको काटिए। और यहाँ पर एक्यूरेट सोल प्रैक्टिस काम आती है। यहाँ हम फिर से एक प्रैक्टिस में जाएंगे और अलर्ट होके हम बैठेंगे।
और हमेशा की तरह हम इस्तेमाल करेंगे पारस बुद्धि का। जैसे ही हम इस डिवाइन इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम सत्य में आ जाते हैं। हम देखते हैं ये सब कुछ एक ड्रामा मॉडल है, ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा यानी हूबहू ड्रामा ही है। इसमें अलग अलग एपिसोड्स हैं। कभी एक एपिसोड खत्म होता है, फिर दूसरा स्टार्ट होता है, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, फिर कुछ स्टार्ट होएगा। तो ड्रामा के आधार पे हम अपना चिंतन नहीं चलाते, और वो भी जब ये अपने लास्ट के एपिसोड्स में है ड्रामा। बेकार में आप बार बार इसकी बातों को, ड्रामा रिलेटेड बातों को आप सोचते हैं, एनालाइज करके टाइम बर्बाद करते हैं। तो जो है जैसा है, ये कहानी में है। जो कुछ आपके जीवन में अब तक हुआ, कहानी में था। फुल स्टॉप दे दीजिए यहीं पर। जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं ये स्टोरी थी, इसकी आपकी रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, तो जैसे कि आप अलाउ करते हैं अपने आप को घर जाने के लिए, जो एक्टर है उसका घर इस फिजिकल वर्ल्ड से परे है, स्थूल दुनिया से परे है। हम देखते हैं वो सूर्यास्त समान लाल प्रकाश, स्वीट साइलेंट होम। यहाँ केवल साइलेंस नहीं है, इस साइलेंस में हैप्पीनेस भी है, खुशी भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है। ये भगवान का घर है। यहाँ से जब हम नीचे देखते हैं तो ड्रामा बहुत ही छोटा नजर आता है। वो थिएटर है, कहेंगे कठपुतली का थिएटर, जो इस वक्त बाबा के शब्दों में कौड़ी मूल्य भी नहीं है। तो सोल जैसे फ्री हो जाता है घर में रहने के लिए। और जब हम यहाँ रहते हैं, हम लाइट क्रिएट करते हैं। लाइट क्रिएट करना यानी कि हमारा यहाँ सत्य में रहना ऑटोमेटिकली पूरे संसार की आत्माओं को मैसेज जाता है सूक्ष्म में, और इसका प्रभाव दूर दूर तक पड़ता है। जितने निश्चय के साथ आप यहाँ होते हैं, जितनी स्पष्टता के साथ और एकाग्रता के साथ, उतनी दूर तक आपकी लाइट फैलती है, दूर दूर तक ये मैसेज जाता है। इस वक्त हम सच्चाई को देख रहे हैं, बड़े नक्शे को देख रहे हैं। ये है बड़ा नक्शा, ये घर है और नीचे है वो थिएटर।
और जागृत आत्मा को समझ आता है कि वो थिएटर केवल एक्स्ट्रा है, उसके होने से या नहीं होने से उसका सत्य नहीं बदल सकता। उसका घर अविनाशी है, उसकी फैमिली अविनाशी है और माता पिता भी। ट्रू होम है ये। उस पपेट थिएटर में उसका कोई चाचा मामा काका नहीं है। जो रियल रिलेशंस हैं वो है सोल के रिलेशंस। जैसे कि यहाँ मन 180 डिग्री चेंज हो जाता है, उल्टा, हम इसको कहेंगे सीधा हो जाता है। हम इस वक्त दुनिया को ऐसे ही देख रहे हैं जैसे बाबा दिखते हैं। परमात्मा भी पॉइंट है, हीरो रोल प्ले करते हैं, लेकिन कभी भी उसके आधार पर देह अभिमान नहीं होता। वो अपने आप को पॉइंट ही समझते हैं। दुनिया महिमा करती है लेकिन वो खुद को पॉइंट ही समझते हैं, और यही है समझदारी। चाहे उस कलयुगी प्लॉट में महल हो, चाहे हीरो के घड़े हों, लेकिन वो कहानी में है, उसका हमारे सत्य से कोई लेना देना नहीं। वो दुनिया अलग, ये दुनिया अलग। यहाँ सारे वाइसलेस निर्विकारी हैं, निरहंकारी और निराकारी। ये है मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ गॉड। सबसे खूबसूरत जगह है ये। यहाँ कोई बोर्डम नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कंपैरिजन नहीं, जेलसी नहीं। रावण फ्री। जैसे ये वातावरण मिलता है, सोल जागृत हो जाता है, ये मेरी दुनिया है। दोबारा से वो खोज लेता है अपनी दुनिया को। और उसे ये भी समझ जाता है ये हर एक का सत्य है। सभी एटर्नल है, अमर है, अविनाशी। थैंक यू। हम यहाँ सेशन के एंड पर आ गए हैं, समय भी हो गया है। अगर किसी के कोई लास्ट थॉट्स हो तो आप बता सकते हैं। हम यहाँ पर एंड करेंगे सेशन को। और होमवर्क ये है कि आप अपने जीवन में खुद ही फाइंड आउट करें कि कहाँ कहाँ दे अभिमान छुपा है। अलर्ट रहें। ड्रामा की कोई सीन आती है जो इतनी अच्छी ना हो तो परेशान ना होए, कहीं ना कहीं दे अभिमान होगा। आपको मौका मिला है, उसको निकाल सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। तो ये प्रोग्राम कीजिएगा। हम मंडे को मिलेंगे। पारस बुद्धि का यूज कीजिएगा, जितना हो सके इस पारस बुद्धि में रहिएगा, लाइन के पीछे रहिएगा।
उसी को लाइन के पीछे रहना कहते हैं, उसी को सत्य में रहना कहते हैं। सभी को आप सबका अप्रिशिएट करते हैं हम, जो आप इतने उमंग उत्साह से रोज ज्वाइन करते हैं। हम फिर से एक दिन के ब्रेक के बाद मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। हेलो दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कि हम प्रैक्टिस करते हैं पूरी और हमें अच्छे से समझ में आया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें बिल्कुल भी। डीपली कि हम वहां से क्या आए थे। आज मुझे यहाँ क्लियर नहीं आ रही है आवाज। आप आई थिंक वो यहाँ से कट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। आप मंडे को ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें सुनाई नहीं दे रहा था, नेट का आपका कुछ कनेक्शन ठीक नहीं था। हम मंडे को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। शांति।